अब बात करेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या चीज है। देखिए यहां पे अभी तक हम दो चीजें पढ़ चुके हैं। एक तो हम पढ़ चुके हैं रेट फॉर्मूला। व्हाट इज रेट फॉर्मूला? रेट फॉर्मूला, रेट फॉर्मूला क्या होता है? जिसमें रेट इज इक्वल टू माइनस का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। यही हम पढ़े। यहां डी का मतलब है चेंज, जैसे हम डेल्टा या डेल यूज करते हैं तो डी आर ओवर डी टी, दिस इज रेट फॉर्मूला, ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है रेट लॉ। रेट लॉ में क्या लिखते हैं हम? रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सपोज ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो यहां पे आर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हो गई और यहां पे हो गया ऑर्डर, ऑर्डर की वैल्यू आ गई यहां पे। तो ये हो गया रेट फॉर्मूला, दिस इज रेट लॉ। तो दोनों ही रेट है, तो इन दोनों रेट्स को हम इक्वेट कर सकते हैं, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम बराबर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? माइनस डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर, जो कि कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, टू द पावर ऑर्डर। ये जो इक्वेशन बनी इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये अलग अलग ऑर्डर्स के लिए अलग अलग बनेगी, लेकिन यहां पे बस ऑर्डर की वैल्यू हमें रखनी है। जैसे जीरो ऑर्डर होगा तो यहां पे ऑर्डर की जगह पे हम जीरो रख देंगे, लेकिन दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। व्हाट इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन? जब हम रेट फॉर्मूला और रेट लॉ इन दोनों को बराबर रख देते हैं, क्योंकि रेट फॉर्मूला में भी हम रेट को एक्सप्लेन करते हैं, रेट लॉ में भी रेट को, सॉरी रेट फॉर्मूला ये रहा और रेट लॉ, दोनों में हम रेट बताते हैं। तो दोनों की वैल्यूज को जब इक्वेट कर देते हैं तो हमें ये मिलती है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अच्छा, तो अब अगर हमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर चाहिए तो यहां पे हम ऑर्डर की जगह पे जीरो पुट करेंगे यहां पे। तो अब ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। नोट कर लीजिए यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या बनेगी? के टू द पावर जीरो माइनस डी आर ओवर डी टी। तो ये हमारी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हमें निकालनी है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर, क्योंकि यहां पे हमने ऑर्डर की जगह पे जीरो पुट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मिल जाएगी फॉर जीरो ऑर्डर। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए हम कैसे हम इसे निकालेंगे, देखते हैं। इससे हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड का, तो पहली बात तो ये जो वैल्यू है कंसंट्रेशन टू द पावर जीरो, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। एनीथिंग टू द पावर जीरो क्या होती है? 1, ठीक है। तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम माइनस और के इस तरफ ले आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। यानी यहां पे हम 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं dt की रिस्पेक्ट में, यहां पे 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं dr की रिस्पेक्ट में। और इंटीग्रेशन जब कर लेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? माइनस के टी प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू आर
प्लस कांस्टेंट। दोनों कांस्टेंट्स को आप एक तरफ ले जा सकते हैं, राइट हैंड पे ले जा सकते हैं या लेफ्ट हैंड पे ले जा सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें दोनों सी को मैंने एक सी ले लिया है, इसमें अगर कंफ्यूजन है तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, इसको C1 मान लेता हूं, इसको C2 मान लेता हूं, और जब ये दोनों सी मिले तो इसको फाइनली हमने सी ले लिया। इस तरह से ले सकते हैं, मतलब दिस कैन बी 1, दिस कैन बी 2, और दोनों मिलके क्या हो गए 3 हो गए, या सब्ट्रैक्ट होके 1 हो गए। तो कांस्टेंट की कुछ भी ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, मैथमेटिकल पार्ट है, तो यहां आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। तो आप ओवरऑल दोनों कांस्टेंट्स को एक साथ लेके इधर हमने सी मान लिया। अब देखते हैं, ये है हमारी जो कंसंट्रेशन है, ये कब है, जब टाइम टी है। अगर टाइम इज इक्वल टू 0 हो जाए, टाइम 0 हो जाए तो क्या होगा। अब यहां पे बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, हमने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पढ़ लिए, उसी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में कैसे बदलेंगे, ये हमें यहां पे समझना है। तो सबसे पहले हमने यहां पे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख ली। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या थी, माइनस यहां पे R क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो R की पावर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उसकी पावर 0 हो गई। ये है रेट फॉर्मूला और ये है रेट लॉ, इन दोनों को हमने बराबर रख दिया। ये हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पढ़ चुके हैं। अब इसको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। जब हमने दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन किया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dr इज इक्वल टू माइनस के dt। और क्योंकि r टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, एनीथिंग टू द पावर 0 हो गया 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो dt इधर चला गया, ये इस तरह से हम लिख लेंगे। तो आप अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इंटीग्रेशन हो गया। तो आपको हालांकि डेरिवेशन में नहीं जाना है, लेकिन इसका इस तरह से डेरिवेशन होगा। अब जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, यहां पे 1 मान लिया हमने, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इधर भी 1 मान लिया, और 1 का जब इंटीग्रेशन करते हैं dr के रेस्पेक्ट में, तो हमें यहां मिलता है r, और यहां पे मिलेगा t, क्योंकि dt के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां मिलेगा हमें t, और दोनों साइड हमें कांस्टेंट मिलेगा। इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है। दोनों साइड जो भी कांस्टेंट मिलेगा उसको हम एक तरफ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, एक कांस्टेंट हमने कर दिया। अब टाइम t पे कंसंट्रेशन है r, टाइम t पे कंसंट्रेशन है r। अगर टाइम 0 लेंगे, टाइम इज इक्वल टू 0, तो यहां t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब t की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी टाइम जब 0 है तो रिएक्शन अभी शुरू हुई है, उस वक्त जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन कहलाएगी, R नॉट कह सकते हो। ये C के बराबर आ गया, यानी C की हमें यहां पे वैल्यू मिल गई जिसे हम यहां पुट कर सकते हैं। तो ओवरऑल फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो कंसंट्रेशन है ये है टाइम t पे, ये वाली कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के टी, और C की जो वैल्यू हमें मिली है वो है R नॉट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम इज इक्वल टू 0। तो ये हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मिल गई, ये इस तरह से आई जो हमने यहां पे मेंशन कर रखी है डायरेक्टली। तो ये है, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है ये टाइम t पे है, जो भी टाइम है रिएक्शन का 0 नहीं है, और ये जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये तब है जब टाइम 0 है, यानी रिएक्शन शुरू हुआ है। दिस इज रेट कांस्टेंट एंड दिस इज द टाइम।
जिसपे ये वाली कंसंट्रेशन बनी है। तो ये रिलेशन हमारा बनेगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं केटी को इधर ले आऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, केटी। ये इस तरफ ले आया, आर नॉट इधर ही रहा, माइनस आर, आर लिख लीजिए या आर टी लिख लीजिए। आर टी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी, आर नॉट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम जीरो। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। यहां पे अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है, दिस इज द टाइम कंज्यूम्ड फॉर द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को कितना टाइम लगा इस कंसंट्रेशन से इस कंसंट्रेशन तक पहुंचने में, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन जो कि टाइम टी पे, यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, दैट इज टी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर नॉट, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, आर नॉट माइनस, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही होता है कॉन्सेंट्रेशन, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, तभी पता चलता है हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। आर टी डिवाइडेड बाय के, तो ये है हमारा टाइम पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, हम इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर कर सकते हैं, यानी आर टी को आप वाई एक्सिस मान सकते हैं, यानी वाई एक्सिस हो गया आर टी, एक्स एक्सिस हो गया आपका टाइम, और आर नॉट हो गया इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट कंसाइड करता है हमारे ग्राफ का, और माइनस के क्या हो गया, स्लोप। तो इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं। ये है हमारा ग्राफ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसी को हमने ग्राफिकल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज आर टी वाई एक्सिस, दिस इज टी एक्स एक्सिस, स्लोप हमारा माइनस के हो गया जो हमने अभी पहले समझाया, और जो इंटरसेप्टेड वाई एक्सिस वो आर नॉट हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन से आप कंपेयर कर सकते हैं ग्राफ, तो ये आप नोट कर लीजिए ग्राफ इसका, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला ध्यान रखना है, एक इस तरह से आप ये तीन बातें ध्यान रख सकते हैं। एक तो आपको यही ध्यान रखना है कि आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। एक तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा, आपको ये ग्राफ ध्यान रखना है। तो ये तीनों चीजें आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ पे भी बात करेंगे, पहले समझेंगे हाफ लाइफ है क्या। तो ये आप नोट कर लीजिए, अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ये है, फाइनल ये है, तो कितना टाइम लगा इनिशियल से फाइनल पहुंचने पर, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये है रेट कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अब हाफ लाइफ की बात करेंगे, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले आप हाफ लाइफ को समझिए, हाफ लाइफ है क्या। जैसे कोई भी रिएक्शन जब चलता है, जब कोई रिएक्शन जब चलता है तो रिएक्टेंट उसका कम होता जाता है, कंज्यूम होता जाता है, वो प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो कितने टाइम में, कितने टाइम पीरियड में रिएक्शन अपनी क्वांटिटी से हाफ क्वांटिटी पे हो गया। मतलब आपने मान लीजिए कोई रिएक्टेंट डाला, दैट वाज 100 ग्राम, 100 ग्राम रिएक्टेंट डाला, कोई रिएक्टेंट डाला 100 ग्राम, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो मान लीजिए 100 ग्राम है। अब कुछ टाइम बीता, मान लीजिए
30 मिनट्स बीते, 30 मिनट्स बीते, अब जो रिएक्टेंट रह गया है उसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम्स, क्योंकि वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है। वो कितना रह गया है? 50 ग्राम्स। वो रिएक्टेंट 50 ग्राम्स रह गया, तो 30 मिनट्स में रह गया है, तो 30 मिनट्स या टाइम t इज इक्वल टू 30 कह लो, तो फाइनल कंसंट्रेशन ये है। तो जो 30 मिनट्स है जिसमें क्वांटिटी उसकी इनिशियल क्वांटिटी की और फाइनल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी की हाफ हो गई है, तो उस टाइम पीरियड को हम कहेंगे हाफ लाइफ। दिस 30 मिनट इज हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ कितनी निकली? 30 मिनट्स, क्योंकि इतने टाइम पीरियड में वो 100 ग्राम से 50 ग्राम रह गया। अब ये जो हाफ लाइफ है, जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करें, पहले तो हाफ लाइफ की बात करें। हाफ लाइफ एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो हाफ लाइफ क्या बताती है? जब किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितने टाइम में अपनी इनिशियल क्वांटिटी के हाफ हो गई, उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि रिएक्टेंट अब 50 ग्राम से फाइनली 25 ग्राम हो जाएगा, यानी इनिशियली 50 था, फाइनल 25 हो जाएगा, तो जितने टाइम में ये होगा उसको हम हाफ लाइफ कहेंगे। तो हाफ लाइफ ये चीज है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम हाफ लाइफ निकालते हैं। तो ये डेफिनेशन भी है, व्हाट इज हाफ लाइफ? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड इज कॉल्ड हाफ लाइफ। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आधी रिएक्शन हो गई, जब हमारा आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, मतलब आधी रिएक्शन हो गई, तो उस टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू बिकम द हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाए तो उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो जीरो ऑर्डर की अगर हमें हाफ लाइफ निकालनी है, तो जीरो ऑर्डर की अगर हमें हाफ लाइफ निकालनी है तो ये फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला आया कैसे ये भी हम देख लेते हैं। ये फॉर्मूला कैसे आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने पढ़ा था टाइम पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर। टाइम पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर क्या था फॉर्मूला? आर नॉट माइनस आर ओवर के, ये था हमारा फॉर्मूला फॉर जीरो ऑर्डर का। टाइम पीरियड हमने इस तरह से निकाला था, ठीक है ना। अब हाफ लाइफ होगी तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है, ये वाली फाइनल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाएगी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कितना टाइम लगा, हाफ लाइफ हमें अब निकालनी है। यानी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो आर नॉट थी और फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? आर नॉट बाय 2, ये हो जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इसको सॉल्व करने पर टी हाफ क्या निकल के आएगा? आर नॉट बाय 2k। तो यानी ये हाफ लाइफ इस तरह से सॉल्व हुई। हमने क्या लिखा? टी इज इक्वल टू आर नॉट बाय आर, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बाय के। ये हमने अभी पिछली स्लाइड में ड्राइव किया था, ठीक है। तो इधर हमने हाफ लाइफ मतलब जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन है कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की हाफ हो जाएगी, तो इसको हम आर नॉट बाय 2 लिख सकते हैं, आर को, यानी बाद में कंसंट्रेशन आधी हो गई। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो आर नॉट बाय 2 क्या है, इसमें हमें यह समझ में आ रहा है कि जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, फाइनल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। यानी इनिशियली हमने कितना रिएक्टेंट ले रखा है, हमारी हाफ लाइफ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कभी भी हम हाफ लाइफ किसी की निकालेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू बदल जाएगी। जैसे आपने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया तो हाफ लाइफ कम होगी, अगर आपने 200 ग्राम रिएक्टेंट लिया तो हाफ लाइफ ज्यादा होगी, 300 ग्राम लिया तो हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। तो हाफ लाइफ कभी कांस्टेंट नहीं रहेगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जितनी ज्यादा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लोगे उतनी ज्यादा हाफ लाइफ होगी। अच्छा, हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट के,
यानी जितनी के की वैल्यू कम होगी हाफ लाइफ की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए हाफ लाइफ का, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर। देखिए जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का अलग फॉर्मूला होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का अलग फॉर्मूला होगा, यहां तक कि टाइम पीरियड का भी अलग फॉर्मूला है जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने अभी ड्राइव करी थी, टाइम पीरियड निकाला है वो ड्राइव करा है, वो आपको ध्यान रखना है जीरो ऑर्डर के लिए। और तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है हाफ लाइफ। तो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टाइम पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और ये भी बात ध्यान रखनी है कि हाफ लाइफ जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब उसी हाफ लाइफ जो हमने हाफ लाइफ निकाली है, तो उसका अगर हम कोई ग्राफ बनाएंगे तो उसको सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करेंगे, तभी हमें ग्राफ समझ में आएगा इजीली। जैसे हमने टी हाफ निकाला, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, तो यहां पे सिंपली अगर हम बात करें कि क्योंकि यहां पे अगर हम किसी कांस्टेंट की बात करें तो अगर हम कहें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। तो सबसे पहले एक बात कि अगर हम कंपेयर करेंगे तो टी हाफ हो जाएगा हमारा y एक्सिस, ठीक है ना, आर नॉट हमारा हो जाएगा x एक्सिस, और इंटरसेप्ट एट y एक्सिस, y एक्सिस पे ग्राफ कहां कट करेगा, कहां टच करेगा, वो हमारा c बताता है। तो यहां पे c की वैल्यू क्या है, जीरो, यहां पे कोई कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब c की वैल्यू जीरो है। तो y एक्सिस पे ग्राफ जो हमारा टच करेगा वो जीरो पॉइंट पे करेगा, यहां पे टच करेगा। और स्लोप m जो है वो पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव साइन है, तो यहां पे 1/2 के हमारा स्लोप हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव स्लोप है। जब पॉजिटिव स्लोप होता है तो ग्राफ इस तरह से जाता है, जब नेगेटिव स्लोप होता है तो ग्राफ ऐसे जाता है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब कि y एक्सिस और x एक्सिस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ग्राफ ऐसे जाता है। तो ये ग्राफ पॉजिटिव स्लोप दिखा रहा है, ऐसे जाएगा तो नेगेटिव स्लोप दिखाएगा। पॉजिटिव स्लोप हमें क्या बताता है कि y एक्सिस एंड x एक्सिस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहां पे टाइम, हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमें पॉजिटिव स्लोप मिला। और पॉजिटिव स्लोप जो है उसकी वैल्यू क्या है, 1/2k। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ बनाया जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। जब हम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। तो उसके लिए सबसे पहले हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को लिखते हैं। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखेंगे हम माइनस डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यहां पावर क्या हो जाएगी, 1। अब इस केस में कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एग्जिस्ट करेगा, वहां पे जीरो ऑर्डर में पावर क्या थी, जीरो, तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपनी पावर जीरो के साथ 1 वैल्यू बना रहा था, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर जीरो बिकम्स 1। यहां पे कंसंट्रेशन की पावर 1 है, ऑर्डर 1 है, क्योंकि रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, तो यहां पावर जो आएगी वो 1 आएगी। तो अब जो हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनेगी, दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी इंटीग्रेशन डी आर माइनस के इंटीग्रेशन डी टी। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिलेगा लॉग ऑफ आर प्लस कांस्टेंट, ठीक है, माइनस
कांस्टेंट 1 मान लो KT, ठीक है, प्लस कांस्टेंट 2, दोनों कांस्टेंट्स को आप एक तरफ ले गए तो बन गया log ऑफ R। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये टाइम t पर है, इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C। इन दोनों कांस्टेंट को हमने एक साथ सम कर लिया तो उसे C लिख दिया इस तरफ। अब इस C की वैल्यू अगर निकाल लिया हमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम की वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा। जब हम टाइम की वैल्यू को 0 रखेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू 0, यानी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी जब रिएक्शन शुरू हुआ है एट टाइम इज इक्वल टू 0, log R इज इक्वल टू C। जब टाइम 0 है तो log R की वैल्यू क्या हो जाएगी, C, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 टाइम पे कंसंट्रेशन जो थी हमारी वो क्या कहलाती है, R0। तो C की वैल्यू निकल आई हमारी R0। तो इसको अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log ऑफ R, ठीक है, एट टाइम t लिख सकते हो, इज इक्वल टू माइनस KT प्लस log ऑफ R0। इसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं क्योंकि इसका बेस क्या होता है, E। ये बुक्स में इस तरह से भी लिखा होता है नेचुरल लॉग, ठीक है, ln के फॉर्म में। तो ये इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जब बेस E होता है लॉग को तो आप ln लिख सकते हो उसकी जगह पे, ठीक है। अब आप इसका ग्राफ बना सकते हो, इसको इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करके आप इसका ग्राफ बना सकते हो, और इसको दूसरे तरीके से भी आप इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी आप बेस E को बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बेस E को जब बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग को 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप दोनों तरीके से इक्वेशन को स्टडी कर सकते हो। एक फॉर्मेट ये है इक्वेशन को समझने का, एक फॉर्मेट बेस 10 वाला भी है। तो आप ln लिखो या log बेस E लिखो, एक ही बात है। तो इक्वेशन ये हो गई। अभी अगर हम बेस E के साथ इक्वेशन का ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। उसे हम इक्वेशन को हमने जो हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, उसको हमने इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर किया तो इस तरह से हमारा ग्राफ निकलेगा। ये ग्राफ आप नोट कर सकते हो, ठीक है। हमने जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर पढ़ी है उसको हम नेचुरल लॉग के फॉर्म में लिखते हैं, या नेचुरल लॉग को लॉग बेस E R। ये जो R है या RT है ये कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम T है, इज इक्वल टू माइनस KT, ठीक है, प्लस लॉग टू द बेस E R0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जिसे हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग लिख लो या लॉग बेस E लिख लो, एक ही बात है। अब हमारे को जो बुक्स के पीछे लॉग दे रखा होता है उसका बेस होता है 10, तो हम लॉग बेस E को लॉग बेस 10 में बदलते हैं। यहां पे आप T लिख भी सकते हो और नहीं भी लिखो, ये R बता रहा है कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है ये टाइम T पर है, ठीक है ना। तो अब बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपको लॉग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से। आपने जैसे ही इसे 2.303 से मल्टीप्लाई किया आपके लॉग का बेस क्या हो गया 10, ठीक है। ये है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम T इज इक्वल टू माइनस KT, ठीक है। अब यहां पे ये भी लॉग बेस है तो इसको भी आप लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो प्लस 2.303 लॉग बेस 10 R0, ये है, ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप
ये तो वैसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गई फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लॉग बेस 10 वाली, और ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लॉग बेस ई वाली। तो ये दोनों इक्वेशंस आप समझ सकते हो। दोनों में कभी कभार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यहां पे 2.303 नहीं लिखा, यहां पे 2.303 लिखा है। तो इसमें डिफरेंस यही है कि जब हम लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, ये यहां पे यूज हो रहा है। तो आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हो। अब अगर इसका ग्राफ बनाना है तो इसको आप y कहोगे, इसको mx कहोगे, इसको आप c कहोगे। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, आप देख सकते हो m की वैल्यू -k है, ठीक है, तो ये इस तरह से आएगी। अच्छा, एक चीज और है कि अगर आप पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो तो आपको इक्वेशन इस फॉर्मेट में भी मिल जाएगी। अगर इस पूरी इक्वेशन को आपने 2.303 से डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाएगी, r - k डिवाइडेड बाय 2.303, ये t हो गया, प्लस log बेस 10 r। तो जब हमने पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दिया तो इस फॉर्मेट में लिखी आ जाएगी, जिसमें ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा आपका इंटरसेप्टेड y एक्सिस, और ये हो जाएगा स्लोप। तो यहाँ पे ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो यहाँ पे ये हो गया log बेस 10 r और y एक्सिस हो गया टाइम। क्योंकि स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ इस तरह से चलेगा, और ये होता है इंटरसेप्टेड y एक्सिस, यानी ये है इनिशियल कंसंट्रेशन log बेस 10 r0, ये यानी ये वैल्यू ज्यादा है r0 की, तो ये बिल्कुल ऊपर आ गया, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप हो गया, जिसकी वैल्यू हो गई k/2.303। तो इस तरह से आप ग्राफ ले सकते हो, यानी जब आप 2.303 का यूज कर रहे हो, लॉग बेस 10 यूज कर रहे हो, तो इस तरह से आप शो कर सकते हो, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर आपको अलग अलग तरीके से बता दिया गया है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को हम टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं ये मैं आपको यहां पे बताता हूं कि जैसे हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है लॉग ऑफ हम इस पार्ट को इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा KT/2.303 इज इक्वल टू log ऑफ R0 माइनस log ऑफ R। log R0 माइनस R क्या हो जाता है, log R0 डिवाइडेड बाय R। जैसे log A माइनस log B होता है log A ओवर B, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है, या हमें अगर t को इधर ले जाना है तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो उसी इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में ड्राइव कर लेंगे, यानी यहाँ पे t हम लेंगे और k को नीचे ले जाएंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t आ जाएगा। जब हम t को नीचे ले जाएंगे, k को यहाँ पे मेन वेरिएबल बनाएंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये इसी इक्वेशन को हम इन दो फॉर्मेट्स में भी बदल सकते हैं। ये निकाला है हमने टाइम पीरियड, कितना टाइम लगेगा एक रिएक्टेंट को R0 से R में बदलने में, ठीक है। और K की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये इसको हमने इसी फॉर्मूले को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये और तरीके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर का टाइम पीरियड और K निकालने का उसी से ड्राइव करा गया। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के स्लोप को पॉजिटिव फॉर्म में लेना चाहते हैं तो उस इक्वेशन को हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, देखते हैं। आपने अभी पिछले स्लाइड में ये पढ़ा कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का जो स्लोप है वो नेगेटिव था। अब उसी स्लोप को हम पॉजिटिव कैसे बदल सकते हैं देखते हैं। जब हम
ग्राफ को चेंज करेंगे किस तरह से, देखिए हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी log r, अगर इक्वेशन का फॉर्मेट ये है तो हमें जो स्लोप मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, और ग्राफ हमने जो बनाया था वो log r और t के कंपैरिजन में था, यानी log r को हमने y एक्सिस माना था और t को हमने x एक्सिस माना है, ठीक है। लेकिन अगर हम उस इक्वेशन के फॉर्मेट को चेंज करें तो r को इधर ले जाए, log ऑफ r नॉट माइनस log r इज इक्वल टू kt ओवर 2.30। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ r नॉट ओवर r इज इक्वल टू kt ओवर 2.30। अब हम यहां पे एक कांस्टेंट मान लें जिसकी वैल्यू क्या है 0। तो अब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस इक्वेशन के हिसाब से बनेगा, तो इसको हम मानेंगे y एक्सिस log ऑफ r नॉट ओवर r, ये हमने माना है y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस t, और इंटरसेप्ट हमारा है 0, तो 0 वैल्यू जो y एक्सिस को टच करती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये x एक्सिस हो गया t, ये y एक्सिस हो गया log ऑफ r नॉट ओवर r। इस केस में हमारा जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव k ओवर 2.303, तो दिस इज स्लोप जो कि पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव वैल्यू निकल के आई है। चेक करो रिकॉर्ड होगा कि नहीं, दोबारा लगाओ। यहां पे हम निकालने जा रहे हैं हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ मतलब जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाती है, यानी अगर आपने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया तो कितनी देर में वो 50 ग्राम रह जाएगा, अगर आपने 50 ग्राम लिया तो कितनी देर में वो 25 ग्राम हो जाएगा। तो यहां पे हम कैसे निकालेंगे, हमारा टाइम पीरियड का फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला था जिसमें आर नॉट ओवर आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, आर फाइनल है। हाफ लाइफ में क्या होगा, कंसंट्रेशन इनिशियल की हाफ हो जाएगी, तो उसे हम आर नॉट बाय 2 ले लेंगे, आर नॉट से आर नॉट कट गया तो log 2 बचा, log 2 की वैल्यू है 0.3010, तो यहां पे फाइनल वैल्यू जो निकल के आएगी वो होगी 0.693 ओवर के, तो ये टी हाफ के बराबर है। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर के। यहां पे आप देख सकते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ यानी हाफ लाइफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं कर रही। इस फॉर्मूले में रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन या कोई भी कंसंट्रेशन नहीं है, तो टी हाफ सीधे सीधे
के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये के पे, रेट कांस्टेंट के पे डिपेंड करता है। तो ये बात नोट करने वाली है इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट, यानी इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है,